नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इक्वल एमएसपी पर एक और तारीख, बेंच बदला, नई तारीख मिल गई। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कल माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई से पहले यह पता चलता है कि जो जज साहब हमारे केस को सुन रहे थे वो अब बदल दिए गए हैं। यानी कि दो जज साहब हमारे केस को सुन रहे थे, अब उनके बजाय उस केस को उठा करके दूसरे जज साहब पर जो है, दूसरे जज साहब के पास जो है ले जाया गया है। यह हालांकि रूटीन प्रोसेस बताया गया है, लेकिन अगर यह रूटीन प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं क्या इस प्रोसेस की वजह से जुडिशियरी में वर्कलोड नहीं बढ़ रहा है? कोई एक ऐसा केस जिसमें सुनवाई खत्म हो चुकी है, उस केस को बदल करके दूसरे जज साहब के पास ले जाया जाना, यानी कि वर्कलोड को और बढ़ाना बिल्कुल साफ दिख रहा है। हम अमूमन ये सुनते हैं कि जुडिशियरी में बहुत ज्यादा वर्कलोड है, उतने जजेस नहीं है जितने ज्यादा केसेस हैं। केसेस के अनुपात में अगर हम जजेस की संख्या देखें, अनुपात बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो हमारे ये सिस्टम है, ये जो तरीके हैं कि एक जज साहब के पास, एक बेंच के पास किसी केस को सुना गया था, वो केस लगभग इसके अंतिम पड़ाव में था, उसको ले जाकर के अगर दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा और वहां दोबारा से पूरी सुनवाई होनी है, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ाने का यह सबसे बड़ा कारण बन सकता है। और अगर इक्वल एमएसपी के केस पे ऐसा हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ऐसा होता होगा। हम ये समझ सकते हैं कि आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए जो केस हैं उसके लिए बेंच बदला गया है, लेकिन जो जिस केस की सुनवाई ऑलरेडी चल रही थी, जो केस अपने अंतिम पड़ाव में था, उस केस को उसी बेंच में रख करके, उसी बेंच में कंटिन्यू करके जो नए केस उसके बाद आते हैं उनको अगर नए बेंच में ले जाया जाता तो शायद सिस्टम सही रहता और शायद जुडिशियरी का भी समय बचता। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की तो जरूरत है। अब ऐसे में हम तो सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं, आगे माननीय कोर्ट जो देश का सिस्टम है वो जैसे करेगा वैसे ही हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों, अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को है, देखते हैं। और हालांकि कल कई हद तक, काफी हद तक सुनवाई हो गई है। हमारे तरफ से जो पॉइंट रखे जाने थे वो कई हद तक रखे गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई पूरी नहीं हुई। अब शायद और 2-3 सुनवाई में हमारी सुनवाई पूरी होगी, क्योंकि आधा घंटा के लगभग बहस हमारी तरफ से रखना अभी बचा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो शायद अगले 2-3 सुनवाई हमारी तरफ से पॉइंट रखने में लग जाए, उसके बाद फिर सरकारी पक्ष की बारी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये केस अब लंबा खिंच गया है। चलिए देखते हैं 16 अप्रैल को क्या होगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की एक वाजिब और जोरदार तर्कसंगत मांग वित्त मंत्री जी के पास भेजी गई है। जी हां, रेलवे की तरफ से 8वें पे कमीशन की लगातार मांग चल रही है दोस्तों, और अब की बार तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें पे कमीशन का हवाला देकर के, उनका एग्जाम्पल देकर के समय से 8वें पे कमीशन को गठन करने को लेकर के एक जबरदस्त मांग भेजी गई है। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन द्वारा 26 फरवरी 2024 को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को यह मांग भेजी गई है, और यह मांग है दोस्तों 8वें पे कमीशन को संगठित करने के बारे में। और इस मांग पत्र में बहुत ही वाजिब तरीके से, किस तरीके से तीसरे, चौथे और पांचवें पे कमीशन में किस तरीके से पे कमीशन का इंतजार ना करके पीरियडिक रिव्यू किया जाए, पेमेंट और पेंशन का। ये देखिए, पीरियडिक रिव्यू किया जाए, उसका रेफरेंस दे करके यहां लिखा गया है। और छठे पे कमीशन ने 10 साल में पे कमीशन गठित करने का जो है रिकमेंडेशन किया था। ये सारी बातें यहां लिखी गई है, और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सब कुछ लिख करके कि जो भी एनोमेलीज हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उनको अगर दूर करना है तो पे कमीशन का समय से गठित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी पे लेवल में, इंक्रीमेंट में, पे फिक्सेशन में, प्रमोशन में, एमएससीपीएस में या रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो भी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को अगर दूर करना है तो पे कमीशन को समय से संगठित करना पड़ेगा, ताकि पे कमीशन सभी चीजों को विचार विमर्श करते हुए अपना रिकमेंडेशन सरकार को सौंपे। और इस लेटर में बकायदा जो तीसरे सीपीसी में किस तरीके के रिकमेंडेशन थे, चौथे सीपीसी में क्या रिकमेंडेशन थे, पांचवें में क्या थे, छठे में और सातवें में किस तरीके से आगे पे कमीशन किस तरीके से लाना चाहिए या पीरियडिक रिव्यू करना चाहिए, वो सारी बातें डाल करके ये मांग पत्र भेजा गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं
इलेक्शन के ठीक पहले ये मांग पत्र का भेजा जाना, सरकार के पास अगर इस मांग पत्र को विचार किया जाता है तो कहीं ना कहीं पे कमीशन संगठित करने के ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव पड़ सकता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एमएसपी को लेकर के एएफटी लखनऊ का तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, तगड़ा झटका लगेगा अब पेंशनर्स को जो अनविलिंग करके आए हैं प्रमोशन को। हालांकि प्रमोशन अनविलिंग वालों को एमएसपीएस नहीं मिलता, ये रूल में पहले से ही है, लेकिन माननीय एएफटी लखनऊ की तरफ से एक आदेश आया है, जिस आदेश को देख के समझते हैं। चलिए दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये ऑर्डर का कॉपी है 29 फरवरी 2024 का, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये केस जुड़ा हुआ था दोस्तों एमएसीपी से, जिसमें कहीं ना कहीं पेंशनर की जो अपील है, पेंशनर की जो गुहार है, उसको माननीय कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अब इसमें जो डिटेल्स में सुनवाई हुई वो पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है, जो जजमेंट का लाइन है, वो समझाता हूं किस तरीके से माननीय कोर्ट ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है कि उनको एमएसपी नहीं दिया जाना चाहिए। ये देखिए, ये 12 नंबर जो पैराग्राफ है, जहां पर आप देख पा रहे हैं, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लियर दैट व्हाइल टेंडरिंग हिज अनविलिंगनेस he accepted that he is foregoing further promotion and MSCPS। यानी कि जब उन्होंने अनविलिंगनेस दिया था, उनको पता था, वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो अपना प्रमोशन और MSCPS को छोड़ रहे हैं, उससे वंचित हो जाएंगे, ये उनको पता था। That being the position, the applicant having decided to give up his right for promotion and MSCP by tendering his unwillingness, he is not entitled to the benefits of MSCP। यानी कि जब उनको अनविलिंगनेस देते टाइम ये चीज पता था कि उनको आगे प्रमोशन या एमएससीपीएस नहीं मिलेगा, तो इस वजह से अभी वो एमएससीपीएस मांग रहे हैं जो उनका एंटाइटल्ड नहीं हो सकता। अकॉर्डिंगली फाइंडिंग नो केस में बी मेड आउट फॉर ग्रांट ऑफ एनी रिलीफ, द एप्लीकेशन स्टैंड्स डिसमिस्ड। यानी कि इसी वजह से कोई भी रिलीफ देने का, कोई भी जो है एक्सक्यूज देने का सवाल नहीं उठता है। इसलिए इस एप्लीकेशन को, जो पेंशनर ने एप्लीकेशन लगाया है, उसको हम डिसमिस करते हैं कि अगर आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग हो रहे हैं तो माननीय कोर्ट भी आपको एमएससीपी ग्रांट नहीं करने वाले, जो इस आदेश से आपको पता चलता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सरकार ने क्यों 8वां सीपीसी, 50% डीए मर्ज, कम्यूटेशन पीरियड रिड्यूस करना, 79 पर एडिशनल पेंशन, 65, 70, 75 की एज पर 5%, 10%, 15% को 2024 इलेक्शन से पहले को हरकत नहीं की, कोई हरकत नहीं की। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे मांगे हैं जो बिल्कुल वाजिब हैं, मानी जानी चाहिए। चलिए इक्वल एमएसपी का तो केस चल रहा है, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जो मांग चल रही है, ऑन ग्राउंड में चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने बिल्कुल लागू करनी चाहिए थी। जैसे दोस्तों 8वां सीपीसी, 10 साल में पे कमीशन गठन होना है, तो इलेक्शन से पहले सरकार ने 8वें सीपीसी को गठन क्यों नहीं किया? अभी तक नहीं किया है, आगे समय है लेकिन अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों 50% मर्ज के बारे में सरकार ने लोकसभा में यह जवाब दिया कि अभी जो मंत्रिमंडल है उन्होंने 50% मर्ज के बारे में कोई भी विचार नहीं किया था। आगे दोस्तों क्यों 65, 70, 75 साल में जो 5, 10, 15% की बढ़ोतरी है, वो राज्यसभा के जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे पारित होने के बावजूद भी सरकार ने क्यों उसको इंप्लीमेंट नहीं किया? और कम्यूटेशन का पीरियड जो 15 साल है, पिछले गुजरात इलेक्शन से पहले पहले उसको 13 साल किया गया था गुजरात के एम्प्लॉइज के लिए, क्यों केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए ये चीज लागू नहीं किया गया? और 79 साल पर एडिशनल पेंशन शुरू करने के लिए, 79 साल खत्म होने पर शुरू करने के लिए माननीय हाईकोर्ट तक का आदेश आ गया, तो उसको भी सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है? तो इसका मतलब यह बनता है दोस्तों कि सरकार इस बात को लेकर के ज्यादा ही आश्वस्त है कि सरकार अगर पेंशनर्स या कर्मचारियों की इन मांगों को ना भी माने तब भी हमारी नैया पार है, इस बात को लेकर के सरकार ज्यादा ही आश्वस्त है। तो लोकतंत्र में किसी भी पक्ष का ज्यादा शक्तिशाली होना भी इस तरीके के खामियाजे पेंशनर्स और जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए उठाने पड़ सकते हैं, जो इस बात की ओर बिल्कुल क्लियर इशारा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी इस छवि को सही करने के लिए पेंशनर्स के ये जो वाजिब मांगे हैं, जो बिल्कुल समय के साथ होनी जरूरी है, जो माननीय कोर्टों द्वारा डिसीजन देने के बाद भी लागू नहीं किया जा रहा है, उनको लागू किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी भरोसा सरकार के ऊपर बना रहे। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, अब डीए 50%, तो आपका क्या क्या बढ़ेगा, देखें डिटेल्ड रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आया है कि डीए हमारा 50% बहुत जल्द हो जाएगा।
तो ऐसे में हमारे और क्या क्या अलाउंसेस या क्या क्या बढ़ोतरियां होंगी, उसको इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने आर्टिकल में छापा है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये जो आप जानकारी देख पा रहे हैं, खबर देख पा रहे हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की है, और इकोनॉमिक टाइम्स के जो खबर होते हैं बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। देखिए, मेगा सैलरी हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज डीए टू टच 50%, यानी कि अब मीडिया हाउसेस भी ये मानने लगे हैं कि डीए 50% हो जाएगा, और हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, एचआरए ग्रेचुइटी अदर कंपोनेंट्स विल आल्सो गो अप, यानी कि जो एचआरए है या जो अदर कंपोनेंट्स और कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, उनमें भी उछाल आएगा। और ये जो खबर है 5 मार्च 2024 की खबर है। देखिए आगे मैं दिखाता हूं कौन से जो है अलाउंसेस का लिस्ट इस खबर में दिया गया है। देखिए आप तफ्तीश से इस खबर को पूरा पढ़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, एचआरए से लेकर के और भी कई सारे अलाउंसेस के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। और ये देखिए एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, डेली अलाउंस, अदर अलाउंसेस, जैसे यहाँ पर लिस्ट दिया गया है 9 अलाउंसेस का। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, हॉस्टल सब्सिडी, टीए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ग्रेचुइटी सीलिंग, ग्रेचुइटी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो, ड्रेस अलाउंस, माइलेज अलाउंस फॉर ऑन ट्रांसपोर्ट, डेली अलाउंस। ये 9 अलाउंसेस हैं दोस्तों। हालांकि ये सर्विंग लोगों के लिए हैं। ये अलाउंसेस में वृद्धि हो जाएगी। इसमें डिटेल्स में नीचे और लिखा हुआ है दोस्तों कि किस तरीके से कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अगर एचआरए ले रहे हैं तो एक्स वाई जेड जो क्लास के जो शहर हैं वहां पर एचआरए का क्या % रहेगा, ये सारी बातें इस जो रिपोर्ट में पूरा तफ्तीश से लिखी हुई है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जिनकी बढ़ोतरी डीए 50% होने के बाद हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।